हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 Honda SV125 को विथ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर इन द मार्केट हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ। जी हाँ दोस्तों, 125 सीसी की ऑफरिंग तो है ही, काफ़ी तगड़ी कॉम्पिटिटर है, लेकिन भाई SV125 जो है वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। अब ये होंडा है, ये हीरो है, तो यहाँ पर एक कॉमन सी डाउट तो बन ही रही है कि भाई SP खरीदी जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट के साथ मार्केट में कंपनी ने दोबारा लॉन्च किया है, या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम को खरीदी जाए। यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा। राइड एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि आप लोगों को यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या क्या मिलने वाला है दोनों ही बाइक में, ताकि अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट था कि कौन सा बाइक आप लोगों को खरीदना है, वो आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर। बाकी दोस्तों जहां तक बात है SV125 की, तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कहा है कि Honda SV125 को मैंने खरीद दिया है। लेकिन अगर आप मेरे एरिया यहाँ पर कृष्णनगर में रहते हैं और कोई भी अगर आप होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, स्टार होंडा को आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि मैं आप लोगों को की डिफरेंसेस के बारे में बता सकूं। अब देखिए, दोनों ही मॉडल में आप लोगों को, दोनों ही बाइक में आप लोगों को बेस मॉडल मिलेगी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ब्लूटूथ वाली जो टॉप मॉडल है दोनों ही बाइक पे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्राइस में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वैसे देखिए मैंने आप लोगों को पिछली कई सारे वीडियो में कहा है कि SP 1,20,000 से 25 के बीच में मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आप लोगों को 1,19,20 तक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 125R पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस अगर बताऊँ 1,25,700 तक में आप लोग को मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 1,26,000 आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं करीबन 6,000 रुपये आप लोग एक्सट्रीम में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब इसके मुकाबले आप लोगों को चीज़ें क्या मिले उसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे। अब दोनों में LED हेडलैम्प का तो सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर हजार्ड मिलेगा, और ये जो LED ब्लिंकर्स है ये यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप लोगों को, आप कह सकते हैं SP में यहाँ पर ये जो आप बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को मिलेगा। 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की मिल रही है। बाकी टायर में भी फर्क है। बाकी मैं कह दूँ, अगर आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं दोनों ही टायर 17 इंचेस की है, लेकिन SP में दोनों ही टायर आप लोगों को 18 इंचेस की मिलेगी। यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर आपको मिलेगा, यहाँ पर 90/90 सेक्शन का टायर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। SP में आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये मिलेगा, रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पर आ रहे हैं IBS वाली वर्जन में आप लोगों को सेम चीज़ देखने में मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं टॉप मॉडल में, तो यहाँ पर ABS मिलेगी, जिसको हम लोग ब्रेकिंग में सुपीरियर मानते हैं। तो ये चीज़ एक्सट्रीम के पास डेफिनेटली आप लोगों को बेटर मिलेगा। बाकी प्रोजेक्टर लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर खास मिल रही है, रात के टाइम पे ये बेहतर आपको हेल्प करने वाली है व्हेन कंपेयर टू SP125। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वहाँ पर भी चेंज आपको मिलेगा। IBS वाली मॉडल में आप लोगों को 240 की ब्रेक मिलेगी, लेकिन यहाँ पर डिस्क आपको 276 mm की मिल रही है। ABS वाली मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को टॉप हो या फिर बेस मॉडल हो, दोनों में ही 240 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं किक सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद दिस ऑल न्यू SP125। यहाँ पर आप लोगों को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। कहा जा रहा है दोस्तों कि इंजन में बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं, तो इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पावर टॉर्क जो है पहले जैसी रहने वाली है। लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि पावर टॉर्क में कोई चेंज हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में उसको मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो 10.8 PS की पावर एंड 10.9 Nm तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो क्रैश गार्ड सिस्टम है ये दोनों बाइक में आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अलग से पे करनी होगी, ठीक है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पर आप लोगों को 124.5 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलेगा। बाकी देखिए पावर फिगर यहाँ पर आप लोगों को, पावर टॉर्क फिगर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो 11.4 PS तक की मिल रही है। बाकी टॉर्क फिगर यहाँ पर थोड़ी सी कम है, जो आप लोग को यहाँ पर 10.9 Nm का दिख रहा था, यहाँ पर आप लोग को 10.5 Nm तक का दिखेगा। बाकी देखिए यहाँ पर स्प्रिंट EBT है, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स और इंस्टेंट टॉर्क विद दिस इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ताकि फ्रिक्शन को कम करके, ठीक है, इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। आप कह सकते हैं कि जो माइलेज है उसको एनहांस किया जा सके। कुछ सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जिसको कंपनी ESP कहती है, एनहांस स्मार्ट पावर, ताकि फ्रिक्शन कम करके
यहाँ पर जो आप कह सकते हैं वाइब्रेशन होती है उसको कम किया जा सके और साथ ही माइलेज को इन्हांस किया जा सके। और अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ACG स्टार्टर मोटर मिलेगा, आप कह सकते हैं SP में, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर साइलेंट स्टार्ट भी कंपनी देती है। बाकी यहाँ से अपडेट के हिसाब से कंपनी ने जो की स्विच था उसको हटा दिया है, ठीक है। उसकी जगह पे कंपनी ने यहाँ पर i3S डाल दिया, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो SP125 है इसको सुन लिया है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125R है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी दोनों में आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर एग्जॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर एक्सट्रीम की जो आवाज़ है ये भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है ये आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी वो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर सेक्शन है उस पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है आप लोगों को यहाँ पर LED की मिलेगी। बाकी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी एक्सट्रीम में दोस्तों आप लोगों को टायर हैगर मिलेगा जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल टैडी आपको लंबी वाली मिल रही है, लेकिन टायर में तो डेफिनेटली एक्सट्रीम आपको विनर दिखेगी। 120/80 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो 100/90 सेक्शन की टायर, बाकी 17 इंचेस के लेवल वहाँ 18 की यहाँ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया। बाकी दोनों में 130 mm की ड्रम ब्रेक सिमिलर मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मोनोशॉक सिस्टम है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो आपको SP में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड तो मिल रहा है, लेकिन लेडीज़ फुटरेस्ट आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो ओपन चेन सिस्टम यहाँ पर एक्सट्रीम में, लेकिन SP में क्लोज चेन सिस्टम है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोनों ही दोस्तों हम लोग बाइक को आगे एक्सेलरेशन टेस्ट करके भी देखेंगे कि कौन कितना बेहतरीन भागती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को एक्सट्रीम के बारे में बताऊं तो कंपनी यहाँ पर 5.9 सेकेंड्स में 0 to 60 भाग सकती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ पर सीट हाइट देखी जाए दोस्तों तो 795 तक की सीट हाइट यहाँ मिलेगी, एंड देन यहाँ पर 794। बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं, कुशनिंग वगैरह आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर स्प्लिट सीट है और यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल सीट जो है सिंगल सीट ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर करीबन 11.2 लीटर्स तक की आप लोगों को मिलेगी, यहाँ पर 10-10.5 लीटर तक का आप लोगों को मिल जाएगा। और दोनों ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर E20 के साथ मिल रहा है, मतलब फ्लेक्सिबल के साथ भी आप दोनों ही बाइक को यहाँ पर बिल्कुल रन करा पाएंगे। एंड देन अगर मैं माइलेज के बारे में बताऊँ दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोग 60 kmpl तक की यहाँ पर माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है इसमें थोड़ी सी कम है 160, लेकिन एक्सट्रीम में 180 किलोग्राम की आपको मिलेगी। लेकिन भाई जब आप वेट देख रहे हैं ना तो यहाँ पर तो भाई SP आपको किंग समझ में आएगी, ठीक है। मतलब पावर टू वेट रेशियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम की तरह ही आप लोगों को समझ में आने वाली है। अब ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जस्ट 116-117 किलोग्राम तक की जो वेट है ये आप लोगों को मिलेगा, लेकिन 20 किलोग्राम यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा एक्सट्रीम में। 136 किलोग्राम तक की आप कह सकते हैं एक्सट्रीम में आपको देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं दोनों ही काफ़ी आप लोगों को चौड़ी मिलेगी, काफ़ी ऊंची भी आपको मिलेगी, जिसके बारे में चलते हुए बात करेंगे कि फील में डिफरेंस क्या है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए छुपा कर दिया गया, दोनों ही बाइक में आप लोगों को देखने में मिलेगी। दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल जो है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर होंडा में देख रहे हैं SP125 में तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट और भी कई चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप लोग ब्लूटूथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों सिर्फ टर्न बटन नेविगेशन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलेगा। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्विचेस जो है थोड़ी सी अलग है, पास लाइट की स्विच अलग है, हाई बीम, लो बीम ये मैंने ऑलरेडी कहा है। आप लोगों को यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर्स ऑन यहाँ पर भी ठीक ठाक आपको मिल रहा है, और इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करा गया है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये भी किल स्विच वगैरह जो है कंपनी ने ऐसे हटा दिया है। अब बाकी दोस्तों i3S वाली जो सिस्टम है अगर आप एक्सट्रीम की IBS वाली मॉडल पे जा रहे हैं वहाँ आपको मिलेगा, लेकिन ये टॉप मॉडल में नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप होंडा में आ रहे हैं तो SP125 में टॉप मॉडल में भी ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, टॉगल करने के लिए ये सारे बटन्स आपको मिल रही है, टर्न सिग्नल, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोनों में ही काफी सिमिलर महसूस होने वाली है। बाकी दोस्तों राइड करते टाइम दोनों ही बाइक में मिरर में आपको कितना अच्छा रियर व्यू मिलता है दोस्तों आगे चलते हुए राइड के दौरान बात करेंगे। चलिए बहुत बात हो चुकी है दोनों बाइक के बारे में, अब राइड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं राइड करते हुए।
दोस्तों राइड कंपैरिजन के शुरू यहाँ पर एक्सट्रीम 125R के साथ ही करेंगे। आई नो हम लोग कम पावर वाले से शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले एक्सट्रीम को चलाएंगे एंड देन इसके मुकाबले कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस आती है यहाँ पर न्यू SP 125 में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए 794 mm की सीट हाइट है और वहाँ पर 790 की। बाकी देखिए पहले इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सीट जो है कंफर्टेबल आप लोगों को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो फॉर डेफिनेट आप कह सकते हैं। देन रियर फिटेड फुटपैग आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी जो आप राइडर पोजीशन देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपराइट ही मिल रहा है, ठीक है। और हैंडल बार भी अगर आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी आप लोगों को मिलेगी। और अब अगर आप लोग यहाँ पर स्पेस की बात करें दोस्तों, चाहे आप राइडर हैं, पिलियन है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड देन चलिए अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना किए हुए। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए ये देख रहे हैं टॉर्क डिलीवरी तो भाई यहाँ पर आप लोगों को ज़बरदस्त मिलेगा। और इनिशियल एक्सीलरेशन की जो बात है, आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ, कोई मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इनिशियल यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा तो भाई एफर्ट आपको यहाँ पर देना हो रहा है। बाकी इस बाइक को ना मैंने बहुत बार चलाया हुआ है, शायद मैंने इसको 200-300 किलोमीटर तो राइड करी होगी, ठीक है। लेकिन उसमें ना मुझे कभी ये गियर स्लिप होते हुए वगैरह ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इशू यहाँ पर फील हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये क्लच एंड गियर की बात हो ही रही है, तो चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कर लेते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी रख दिया है विथ 3 हॉर्न्स। $60 क्रॉस हो चुका है। एम इज फॉर 100 नाउ। भी इसने क्रॉस कर लिया है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर स्मूथनेस की जहाँ तक बात है ना, मैं कहूँगा 95-100 के बाद आपको ना वो थोड़ी सी इसकी झलक मिलेगी वाइब्रेशन वाली, ठीक है। हल्की सी वो फुटपेक्स पर आप लोगों को फील हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा एज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये रिफाइंड महसूस होगी। वो जो स्प्रिंट टीवीटी वाली चीज़ है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही तरीके से महसूस होने वाली है। तो ये तो वाइब्रेशन की बात हुई। देन अगर आप लोग इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा भाई 100 तक भी अगर आप इसको खींच रहे हैं हाईवेज़ पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं, इवन ऑन द स्पीड ऑफ 100 आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी में आप लोगों को प्रॉब्लम फील होगी नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं अगर आप लोग ड्यूक को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो 125 सीसी में सबसे मोटी टायर्स, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, यहाँ पर ये कंपनी आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। तो ये एक बात थी स्टेबिलिटी की। देन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब माइलेज के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है, करीबन 60 तक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ पर इंजन हीटिंग के बारे में, देखिए ऐसा एज सच कोई इशू आप लोगों को फील होने वाला नहीं है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है IBS वाली जो मॉडल है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, वहाँ पर i3S टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पर अभी है नहीं, लेकिन ये SP में मिलेगा। तो SP में उसको हम लोग टेस्ट भी करके देखने वाले हैं। अब दोस्तों एक्सट्रीम को आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पर शुरू करते हैं विद दिस SP 125, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए सीट हाइट जब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 790 mm की है। अब जब मैं सीट पर बैठ रहा हूँ ना, देखिए मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है कि एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मतलब टाइट मिलेगी, मतलब कंफर्टेबल ये भी है एक्सट्रीम के मुकाबले, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। एंड देन देखिए एक बात यह है कि एक्सट्रीम में भी आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे थे, यहाँ पर भी आप उतनी ही अपराइट बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फुटपेग है थोड़ी ज़्यादा सामने की तरफ है, तो थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो आपको दे रहे। बाकी यहाँ पर क्या है, फैमिली के साथ बैठने में आपको थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि स्प्लिट सीट नहीं है, तो सिंगल सीट होने की वजह से ये एक फ़ायदा आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी देखिए हैंडल बार यहाँ पर वही है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा चौड़ाई अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी सिमिलर ही आप लोग को फील होने वाली है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया इसको मैंने, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए इनिशियल एक्सीलरेशन मुझे हल्की सी यहाँ पर बेहतर लगी। बाकी एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर क्या परफेक्ट मतलब मुझे चीज़ समझ में आ रही है। बाकी देखिए क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं इज़ ऑन द मिड साइड, बाकी एक्सट्रीम में अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर भी वही चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग ये आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए एक्सट्रीम में भी काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको एफर्ट हल्का सा कम देना हो रहा है,
ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा मतलब लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर गियर शिफ्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो बाइक मेरी ही है यहाँ पर ये स्पीड। जब मैं आप लोगों के लिए ओनरशिप रिव्यू लेकर आऊँगा इसके बारे में तब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए अभी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों विथ 3 हॉर्न्स। $60 क्रॉस्ड, टाइम फॉर 100 नाउ। 99 पे 4th गियर क्रॉस करने को कहती है, 98 पे मैंने चेंज कर दिया है और 900 भी क्रॉस हो चुकी है। देखिए नई बाइक है, काफ़ी बार मैंने इसको मतलब भगाया है, इतना तो होना नहीं चाहिए बट ठीक है, मतलब रिव्यू करने में इतना तो बनता है। बाकी देखिए मैं ये कहूँगा दोस्तों, पहले के मुकाबले अभी मतलब वो जो वाइब्रेशन है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड आपको मिलेगी। लेकिन हाँ 90 के बाद आप लोगों को जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन देखिए यहीं पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो एक्सट्रीम जो है थोड़ी सी एक्सेल करेगी, क्योंकि वहाँ पर मैं कहूँगा 95-100 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में आती नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे यहाँ पर मैं 90-95 कहूँगा, लेकिन शायद मैंने एक्सट्रीम के लिए शायद आप लोगों को 100 कही थी। मतलब वहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वाइब्रेशन वहाँ पर आपको इसके मुकाबले थोड़ी कम मिलेगी, मतलब सेम स्पीड पे अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। वाइब्रेशन स्मूथनेस के मामले में आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम थोड़ी सी इससे बेहतर आपको फील होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाए तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर सपाट रोड पे तो ऐसी स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनफैक्ट टॉप स्पीड पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, वहाँ पर भी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन हाँ क्योंकि एक्सट्रीम में थोड़ा आपको बेहतर जो आपको मतलब मोटर टायर्स वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसा अगेन कह दूँ नॉर्मल रोड पे स्टेबिलिटी की यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर मतलब इंजन हीटिंग वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको फील होने वाला नहीं है। माइलेज देखिए जैसे एक्सट्रीम में 60 तक मिल जाता है आप लोग को, यहाँ पर भाई 60 प्लस तक 65 तक भी आप लोग को मिल सकता है। तो ये एक गैप आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आप लोगों को चीज़ मिलेगा, बाकी इसको यहाँ पर रोक देते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पे है, ठीक है, और आपने यहाँ पर गाड़ी रोक दिया रेड सिग्नल पे। अभी देखिए गाड़ी जो है ये बंद हो गई है और अभी देखिए एबी मतलब जो i3 है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। अब इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, अगर ये गियर पे रहती है गाड़ी तो आप क्लच पकड़ लीजिए, लेकिन क्योंकि अभी न्यूट्रल पे है, अभी आप नज़र डालिएगा, मैं जैसे इसको घुमाऊंगा, अभी ब्लिप करूंगा थ्रॉटल को, यहाँ पर आप ये जो टैकोमीटर इस पर नज़र डालिएगा, ये देखिए गाड़ी जो है ये दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये काफ़ी बेहतरीन तकनीक है दोस्तों यहाँ पर माइलेज को आप कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए। बाकी ये जो चीज़ है आपको एक्सट्रीम में भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग उसकी जो IBS वाली वर्जन है वहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों अबाउट एक्सीलरेशन। देखिए मैं कहूँगा इनिशियल में ये थोड़ी सी आगे दिख सकती है आपको, लेकिन जब आप टॉप एंड पे जाएंगे ये थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, ये हल्की सी पीछे रह जाएगी एक्सट्रीम के मुकाबले। मतलब वही 19-20 का ही फ़र्क आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो आप लोग को समझ में आएगा नहीं, ठीक है, अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस में भी देख रहे हैं। एक बार दोस्तों ये वाली जो चीज़ है ये भी आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से जब आप कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को कॉर्नरिंग में आप लोगों को एक्सट्रीम में मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अबाउट ब्रेकिंग, ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ पर ले चलेंगे करीबन 60 से 70 के बीच में, देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और 66 पे फ्रंट ब्रेक। भाई देखो एक तो बात यह है कि बड़ी ब्रेक यहाँ पर आपको मिल रही है, ब्रेक डिस्क जो है 276 mm की आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्रेक का जो फीडबैक है ना, ये आपको बहुत बेहतरीन मिल रहा है। जैसे आप जितना पुल कर रहे हैं उतना बेहतरीन रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों फ्रंट ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर एक ऑसम रिस्पांस बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ABS की इंट्रूशन मुझे फील तो हुई नहीं है, शायद बाइक फिसलने नहीं वाली थी इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ABS खराब है या फिर ब्रेक यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक। और अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग को मोनोशॉक भी मिल रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर ये जो बात है ना ये टेस्ट करते हैं। कॉर्नरिंग में बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़। देखिए यहाँ पर ना मैं आप लोगों को पहले ही कह रहा हूँ, देखिए SP में भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन कॉर्नर रिस्पांस मिलेगा। देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्पीड पर, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को कॉन्फिडेंस कॉर्नर करते रहें थोड़ी सी और बेहतर मिलेगी। और ये शय आप कंप्लीटली दे सकते हैं यहाँ पर इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है इसको। बाकी सस्पेंशन के बारे में दोस्तों आगे अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। वही स्पीड पर करीबन 60 पर ही हम लोगों ने यहाँ पर इसको रियर ब्रेक प्रेस किया है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर ये जो 60 पे मैंने प्रेस किया है,
मुझे यहाँ पर एक तो पहली बात यह है कि मुझे यहाँ पर टायर फिसलती हुई नज़र नहीं आई है रियर ब्रेक में, ठीक है। बाकी देखिए वही मतलब आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर की, हल्का सा वो स्पीड कट डाउन वाला फील होता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए अभी इसको रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको एक साथ अप्लाई करके देखेंगे। वही स्पीड है 59 पे, ये देखिए रियर के संग संग बाद फ्रंट। ये जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है भाई ये बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। और मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल इस बाइक में 125 सीसी में आप लोगों को इससे बेहतरीन ब्रेकिंग शायद ही और कहीं मिलेगी, ठीक है। और अब दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ इसको वही ले चलेंगे करीबन 60 तक एंड फ्रंट ब्रेक 61 पे, पीछे कोई है नहीं, देख के ही ब्रेक किया है। देखिए दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो भाई ब्रेकिंग रिस्पॉन्स तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी ही मिलेगी, लेकिन एक बात जो ऑनेस्टी से मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि एक्सट्रीम में ना आप लोगों को 276 mm की जो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है वहाँ पर जो ब्रेक रिस्पॉन्स है इससे आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर ही मिलेगा। अब भाई 240 की यहाँ पर है, वहाँ पर 276 की, तो वहाँ पर बेहतर मिलनी चाहिए, एक्चुअली आप लोगों को मिलती भी है। बाकी देखिए वहाँ पर ABS का इंट्रूशन बहुत ज़्यादा समझ में तो आप लोगों को हर वक्त आएगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ABS ख़राब है या फिर आप लोगों को ब्रेकिंग ख़राब है, ठीक है। लेकिन हाँ ABS भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। तो देखिए मतलब आप कहेंगे फ्रंट ब्रेकिंग में जो रिस्पॉन्स यहाँ पर भी सही है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है, ये देखिए थोड़ी सी गियर्स यहाँ पर स्लिप करी है, जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको भी 70 से अप। और ये उल्टे साइड से लोगों का आना धर्म बन चुका है। ये देखिए रियर ब्रेक को भी मैंने करीबन 70 पे प्रेस किया है। देखिए बात यह है कि ये भी आप लोगों को वही प्रोग्रेसिव वाली जो फील है ना वही आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब हल्का सा जो स्पीड कट डाउन है वही फील हो रहा है। अब ये करीबन यही चीज़ आप लोगों ने एक्सट्रीम में भी एक्सपीरियंस किया था, इससे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे एक्सट्रीम में हम लोगों ने देखा था रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना, वो यहाँ पर भी करके देखेंगे। ये देखिए 63 पे ले जाके रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा भाई ओवरऑल ब्रेक अगर देखी जाए तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप पूछ रहे हैं एक्सट्रीम में कैसा है, तो ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोग को एक्सट्रीम में इसके मुकाबले थोड़ी सी बेहतरीन देखने में मिलेगी। और इसका श्रेय पूरी तरीके से फ्रंट ब्रेक की जो बड़ी डिस्क है उसको जाती है, और कॉन्फिडेंस भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है ना, क्योंकि वहाँ पर ABS भी है, तो फिसलने का डर वहाँ पर थोड़ा सा कम रहता है। बाकी फिसली यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस जो है थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगेन कह दूँ दोस्तों ब्रेकिंग यहाँ पर भी आपको लाजवाब मिलेगा। तो ब्रेकिंग सेटअप जो है वो बात हो चुकी है। अब दोस्तों ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं सस्पेंशन आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए फ्रंट और रियर दोनों ही मिड साइड पर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी सी रियर आप लोग को सॉफ्टर साइड पर लग सकती है। लेकिन ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब आप लोग कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो भाई आप लोग को थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स इसमें मिलेगी व्हेन कंपेयर टू SP। और बात ये भी है कि अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, फिर हाई स्पीड स्टेबिलिटी देख रहे हैं, वो भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ही मिलने वाला है, तो उसमें भी आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। एंड देन अभी चलिए इसकी जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस है सस्पेंशन की, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब दोस्तों अगर इस तरीके से उबड़ खबड़ वाली रास्तों पे बात आती है चलाने के लिए, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि देखिए झटका तो आपको लगेगा, ऐसा नहीं है कि झटका आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार इसको अगर मोड़ भी लिया जाए दोस्तों, ये देखिए, तो मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि मेरी आवाज़ से अगर आप लोगों को समझ में आ रही है कि यहाँ पर ना झटका ही काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। मतलब मैंने SP 125 पहले भी राइड रिव्यू करी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर आपको फील हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए मतलब फ्रंट टू रियर दोनों ही मिड साइड पे आपको सेट मिलेगा, लेकिन अगर आप रियर सस्पेंशन बेसिकली देख रहे हैं जो झटका आपको ज़्यादा फील कराती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ही एब्जॉर्ब भी करती हुई दिखेगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर ये झटके की बात स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि रियर सस्पेंशन झटके को ज़्यादा फील कराती है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने सस्पेंशन देख लिया, और अब बात करते हैं ओवरऑल फील के बारे में। ये जो आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 20 किलोग्राम ज़्यादा है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू SP। देखिए यहाँ पर आप लोगों को चलाते वक्त वो भारीपन का जो फील है वो हो नहीं रहा है। बाकी मैं तो कहूँगा उल्टे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल रही है। एंड देन ऐसा भी नहीं है कि जो वेट ज़्यादा उसकी वजह से एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। और वेट अगर है दोस्तों तो ये जो लॉन्ग राइड पर अगर आप लोग निकलना चाहते हैं हाईवेज पे, तो वेट हेल्प करती है स्टेबिलिटी बनाए रखने में, तो ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। प्लस पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वेट की वजह से एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो एक डेफिनेट बात आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है, भाई ज़बरदस्त दे रही है, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। बाकी स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पुशर सेंसर सब कुछ है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं नेविगेशन मिल जाता तो और बढ़िया बनता।
बाकी देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत बढ़िया ही आप राइडर पोजीशन मिल रहा है, काफ़ी अपराइट बैठ रहा है, हैंडल बार वगैरह ऊंची है, लेकिन रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा जो वहाँ पर एसपी में फ्रंट फिटेड है। बाकी देखिए यहाँ पर भी स्पेस आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये स्प्लिट सीट है, तो फैमिली के साथ अगर आप राइड करना चाहते हैं ना स्पेशली, तो सिंगल सीट थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं, सिंगल्स अगर आप लोग राइड भी कर रहे हैं एज अ राइडर, तो आप लोगों को लॉन्ग राइड में ये बाइक भी काफ़ी अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो निकाल कर दे सकती है। राइडिंग पोजीशन के हिसाब से प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेपरेट राइडर पोजीशन। लेकिन हाँ मैं कहूँगा आप अगर इसके साथ सिटी राइड्स कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देगी, ठीक है। ये जो स्प्रिंट की वजह से आप कह सकते हैं क्विक ओवरटेक्स करने में भी आप लोगों को ये बिल्कुल हेल्प यहाँ पर कर सकती है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील या फिर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, तो देखिए मैं ये कहूँगा इस तरीके से जब आप कर रहे हैं ना, तो देखिए एक बात तो ये है कि सस्पेंशन चाहे फ्रंट हो चाहे रियर आपको मिड साइड पर ही मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रियर सस्पेंशन फ्रंट के मुकाबले इस बाइक में थोड़ी सी स्टिफर आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। और देखिए हाईवे पे अगर आप चला रहे हैं हाई स्पीड, ठीक है, टॉप स्पीड या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर अभी एक्सट्रीम के दौरान देखा था। लेकिन इसकी जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब दोस्तों देखिए, आई नो आप कहेंगे कि भाई एक्सट्रीम में तो मोनोशॉक है, यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है, बट मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर ना फिर भी आपको झटका उतनी ही महसूस हो रही है जहाँ आपको एसपी मतलब आप लोगों को एक्सट्रीम में जितना महसूस हो रहा था। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैं तो कहूँगा भाई मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फील हो रहा है, ठीक है, इतना मैं आप लोगों से कहूँगा। अगर आप लोग इसको एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें ये देखिए बहुत ज़्यादा कोई झटके में जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, ठीक है, भले ही वहाँ पर मोनोशॉक हो या फिर यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। मैं आप लोगों से ओवरऑल फील के बारे में अगर बताऊँ दोस्तों, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए फिर से उल्टे साइड से, तो देखिए ये जो हल्की बाइक है ना, मतलब एक्सट्रीम के मुकाबले काफ़ी हल्की है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। करीबन 20 किलोग्राम जो हल्की है ये आपको समझ में आ रहा है। और लेकिन देखिए यहाँ पर भी आप कंट्रोल लूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है, तो बाइक आपके कंट्रोल में है। ये बात भाई दोनों में ही सिमिलर आपको मिलेगा। लेकिन ये जो हल्की है वो आप लोगों को समझ में बिल्कुल आता है। बाकी रियर व्यू मिरर भी दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। अब यहाँ पर भी स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजीशन सेंसर, ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन स्पेशल चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को जो नेविगेशन सिस्टम है वो आपको मिल जाएगा, जो डायरेक्टली आप वहाँ पर एक्सट्रीम पे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए दोस्तों बात यह है, एक्सट्रीम थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टियर सेंस आपको देती है, ठीक है, स्पीड सीट वगैरह आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो क्या है, अगर आप लोग पीछे जैसे अगर आप अपनी माता जी को बिठा के चलाना चाहते हैं जिसका एज ज़्यादा, या फिर अपने मतलब नानी जी, नाना जी, दादाजी, दादी जी, ठीक है, मतलब मैं एजेड व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी सी फ्लैट सीट पे बैठना पसंद करते हैं, तो ये बाइक आप लोगों को ज़्यादा कंफर्ट दे सकती है उस मामले में। एंड क्योंकि यहाँ पर पैर भी सामने की तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग राइड पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट आपको देगी। अब देखिए एक्सट्रीम की जहाँ तक बात है, वो भी लॉन्ग राइड के लिए प्रेफरेबल है अगर ओकेशनल आप जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ राइडर के लिए अगर आप लोग पीछे पिलियन के हिसाब से जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ी सी आप लोगों को जो कंफर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों मोटा मोटा दोनों बाइक के बारे में बात हो चुका है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन बात करते हैं कि ओवरऑल कौन सी बाइक दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्य वचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेटेड एसपी सही रहेगा या फिर एक्सट्रीम 125R। अब देखिए प्राइस में आप लोगों को 5-7 हज़ार रुपये एक्सट्रीम आप लोगों को ज़्यादा पे करना हो रहा है। अब देखिए एक्सट्रीम पे अभी चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपडेटेड एसपी के बारे में बात करते हैं। देखिए जब आप एसपी पर आ रहे हैं ना, तो बहुत सारी यहाँ पर आप लोगों को जो फैक्ट है वो दिखेगी। सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर जो मैटर दिखेगा वो है होंडा की रिलायबल इंजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना होता है मेंटेनेंस पे। माइलेज में तो भाई किंग है, 60-65 तक। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका कहना है कि भाई 70-72 तक मिलता है, तो ये यहाँ पर एक फैक्ट हो गई। देन फैमिली के साथ राइड करने के लिए काफ़ी चौड़ी सी और आपको यहाँ पर ये स्ट्रेट सीट जो है वो मिलेगा। सिटिंग पोजीशन आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मतलब आपको कंफर्टेबल वाली मिल रही है। तो अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। एंड देन देखिए एक चीज़ जो पहले आप लोग को नहीं मिल रहा था वो है फीचर जो आप लोग को अभी यहाँ पर मिलने लग गया है, जैसे कि लाइट और स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोग को यहाँ पर मिलने लग गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ रही है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर अभी पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लुक भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये एक मिक्स लुक के साथ आप लोगों को मिलता है। आप यंग हैं या फिर मिडिल एज के कोई भी एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, ये बाइक आप लोगों के लिए एक सुटेबल चॉइस बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों SP 125 सही है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम के बारे में। 5-7 हज़ार रुपया आप वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितना कंफर्ट मिलता है, राइडिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, कम ज़्यादा उतना ही कंफर्ट आप लोग को एक्सट्रीम में भी मिलेगा, लेकिन आप
थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक चाह रहे हैं, आप यंग एज के हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, 30 35 40 साल तक की आप लोगों की यहाँ पर उम्र है, आप चाहते हैं कि स्पोर्टी बाइक मिले, स्प्लिट सीट मिले, ठीक है, आपको कंफर्ट भी उतनी ही चाहिए, आपको आवाज़ भी आपको तगड़ी वाली चाहिए, साथ ही आप वहाँ पर माइलेज भी चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों को ना टायर्स वगैरह जो है थोड़ी सी और मोटी चाहिए ताकि आप लोग को स्टेबिलिटी और बेहतरीन मिले। साथ ही आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए और ज़्यादा कंसर्न है, एबीएस वाली जो चीज़ है वो भी आप लोगों को पसंद थी, ठीक है, आप लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से एक्सट्रीम यहाँ पर एक बेटर चॉइस आप लोगों के लिए बनकर आती है, लेकिन हाँ, आपको ये भी दिमाग में रखना है कि 5 से 7 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही बाइक में अपनी अपनी एक बात है, खासियत क्या है, बुराइयाँ क्या, अच्छाई क्या है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर थ्रू आउट द रिव्यू मैंने आपको बताया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, एक्सट्रीम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है या फिर अभी अपडेटेड एसपी आप लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नए वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।